जय हिंद साथियों। इतिहासवाणी कार्यक्रम जो हमने लॉन्च किया था आपके लिए, उसका आज पहला लेक्चर शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो हमने आपसे वादा किया था उस वादे पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे कि इतिहास आपको बेसिक से एकदम से मतलब ऐसे याद हो जाए कहानियों की तरह कि आपको ऐसा लगे नहीं ही ना कि मैं इतिहास पढ़ा हूँ, ऐसा लगे साहित्य की कोई प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहा हूँ। पूरा एकदम रट जाना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अंतिम सेकंड में आप ये कहकर जाएंगे, कमेंट करके बताकर जाएंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बताकर जाएंगे कि हाँ, ये हमने जो आपसे वादा किया था वो चीज़ मैं डिलीवर कर पाया कि नहीं कर पाया। मुझे तो विश्वास है कि हो सकता है, बाकी आपके ऊपर है, देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व क्यों है? हम प्राचीन भारत से शुरुआत करें क्योंकि इतिहास की शुरुआत प्राचीन भारत से करने पे एक सीक्वेंस बना रहेगा। वो हम चाहते हैं कि सीक्वेंस न बिगड़े, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सीक्वेंस से चीज़ें याद रहती हैं। और फिर अगर हम बीच से मॉडर्न शुरू कर दें, कुछ बच्चे कहे थे कि मॉडर्न शुरू करिए, तो मॉडर्न अगर शुरू कर देंगे तो आपका फिर एंशियंट और मिडाइवल को मिलाने पर वो रिदम बढ़िया बनेगा नहीं। जो हम कहानी की तरह चाहते हैं वो चीज़ें नहीं बनेंगी। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी पूरा हो, इसीलिए मैं सारी टाइम मतलब सिस्टम से लेकर चलूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अब सीधा हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व क्यों है। जैसे महत्व क्यों है, हम ये जानते हैं कि जो मान लो आज के रीति रिवाज हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो कल्चर हमारे चल रहे हैं, हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। क्या नया रीति रिवाज हमने बना रखा है? नहीं, हम वही फॉलो कर रहे हैं जो हमारे फादर फॉलो किए थे, जो हमारे उनके फादर फॉलो किए थे, फिर उनके फादर जो फॉलो किए थे, वही सारी चीज़ें देख देख के हम क्या करें, इनहेरिटेंस करते हैं। ऐसे सारी सिस्टम चलता आ रहा है कि यानी जो चीज़ें पहले हो रही थी वही 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 धीरे चल रही हैं। बस क्या था, उसका थोड़ा थोड़ा रूप बदल गया। जैसे हम सबसे सिंपल त्यौहार ले लें कि करवा चौथ या मान लो रक्षाबंधन। मान लें रक्षाबंधन, जैसे अब हमारे यहाँ क्या, अब का रक्षाबंधन और पहले का रक्षाबंधन में काफ़ी डिफरेंस था। पहले के लोग मानते थे कि हाँ, रक्षाबंधन का उनका एक टाइम होता था कि इस टाइम पर बांधेंगे, इसके अलावा रक्षाबंधन नहीं बांधा जाएगा। उसके बाद में भद्रा लग जाता है कि क्या कौन सी तिथियाँ लग जाती हैं, वो तिथि के हिसाब से करते थे। धीरे धीरे वो चीज़ें समय एक आध दो चली, लेकिन अब क्या है, अब पूरा दिन रक्षाबंधन, पूरा होल डे जो है, होल डे रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब वो चीज़ें नहीं मानती, लेकिन रक्षाबंधन चल रहा है। उनके समय में भी चल था, वो पिताजी के समय में भी था, हमारे समय में भी है, और हमारे बच्चों के समय में भी जो है वो चीज़ें रहेंगी, ये पूरा विश्वास है। बस क्या है, उनके तरीके में धीरे धीरे परिवर्तन आया, क्योंकि इतिहास में हमें पहले क्या था, हम उसके दूसरे तरीके से मनाते थे। हमारे बुआ जी, बहन जी, जितने मतलब दूर दूर तक के रिश्तेदार सब लोग आते थे। यहाँ तक कि गांव में पूरा एकदम क्रेज मचा रहता, माहौल बना रहता था कि सबके घर रिश्तेदार लोग आते। लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। क्यों? क्योंकि समय धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन फिर भी हम, जो हमारे मेन कल्चर है कि रक्षाबंधन मनाना है तो मनाना, वो हमारा इतिहास हमें सिखा कर गया है, और उस चीज़ को हम नहीं भूले हैं। हम तरीके को बदल दिए हैं, लेकिन वो चीज़ जो अपनी रीति रिवाज है उन्हें नहीं भूले हैं। इसीलिए इतिहास क्या है, इतिहास हमें सिखाता है कि हाँ, कौन सा त्यौहार या कैसे हमारे पूर्वज रहते थे। ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें खुद ठोकर खाकर ही सीखें। भविष्य अगर आपको जानना है, अगर आपको भविष्य अच्छा बिताना है, तो आपको अपने पास्ट को जानना पड़ेगा कि हम पास्ट में कैसे थे। अगर हम पास्ट को अपने नहीं समझेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखेंगे, तो हम भविष्य में ठोकरें खाते रहेंगे। और अगर ठोकरों से हमें बचना है तो हमें अपने पास्ट के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। पास्ट के बारे में बिना जानकारी रखे हम अपने फ्यूचर को अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो अब हम अतीत से वर्तमान तक की यात्रा करेंगे। जैसे हम अतीत में क्या था, सबसे पहले हमें मानते कि हमारी संस्कृति से हुई थी कि आर्य लोग आए। अब क्या था, जैसे मान लो मोटी मोटा इंडिया का एक नक्शा ये बना दी, ये हमारा क्या है, ये एक इंडिया का नक्शा मान लो रफ नक्शा हमने बना दिया। तो कहते हैं कि ज़्यादा स्टार्टिंग कल्चर तो लोग ये मानते हैं कि हाँ, कल्चर जो हमारे माना जाता है, वो कल्चर की शुरुआत, इतिहास की शुरुआत हमारी इस रीजन से हुई, और वो भी कहाँ से, जो विदेशी आक्रांता इस साइड से आए तो यहाँ से माना गया। तो यहाँ पर कौन आए थे, इस साइड से आए थे आर्य लोग। कौन आए थे? आर्य लोग आए थे, जिन्हें हम इंडो आर्य बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे इंडो आर्यन।
आर्यन लोग बोलते, ये हमारे क्या थे, उत्तर से आए थे और इन्होंने वैदिक धर्म का जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, वैदिक धर्म है, उसका प्रचार प्रसार आर्यों ने किया था। ये हमारे वैदिक धर्म जो हम हिंदू संस्कृति आज मान रहे हैं, हिंदू धर्म मान रहे हैं, इसका उदय अगर देखा जाए तो हमारे जितने ज्ञात स्रोत हैं उसके हिसाब से आर्यों ने ही हमें अपने हमारे वैदिक ग्रंथों के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद में जो हमारा ये दक्षिण वाला रीजन था, ये वाला पूरा रीजन था, यहाँ पर एक संस्कृति, ये तो माना जाता है कि ये संस्कृति आर्य लोग जब आए थे इनसे बहुत पहले की, इनसे पहले की संस्कृति ये माना जा रहा है कि ये इनसे पहले थी। इस संस्कृति का नाम था कि इसे हम द्रविड़ संस्कृति बोलते थे, इसे द्रविड़ संस्कृति के नाम से जानते थे। हमारे पूरे दक्षिण, ये जो बिंद वाली पहाड़ियाँ हैं, बिंद की पहाड़ियाँ, इसके दक्षिण का जितना पूरा रीजन था ये सारी द्रविड़ संस्कृति का था। द्रविड़ संस्कृति के अंदर ही हमारी तमिल संस्कृति आ जाती है, केरला की मलयालम संस्कृति आ जाती है, ये सारी संस्कृतियाँ भी हमारी इन्हीं द्रविड़ संस्कृति के अंदर ही आ जाती हैं। और द्रविड़ संस्कृति में माना जाता है कि जो हम इसके साहित्य के बारे में बात करें तो इसके साहित्य को हम संगम साहित्य बोलते हैं। इसके क्या जो साहित्य था उसे हम संगम साहित्य। अब संगम शब्द कहाँ से आया, ये भी बहुत रोचक बात है, क्योंकि उस समय क्या था कि उस समय के जो राजा महाराजा थे, दक्षिण भारत के राजा महाराजा थे, वो ये अपने राज्य के विद्वानों को अपने किसी बड़े स्कूल में क्या करते, बड़े स्कूल में उनकी सभा बुलाते थे और उस सब स्कूल के प्रांगण को कहा जाता था संगम। उस स्कूल के प्रांगण को कहा जाता था संगम। तो वहीं से ये शब्द निकला संगम। उस साहित्य क्या था, वहाँ पर लोग आते थे, अपने अपने चीज़ें, अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे को शेयर करते थे और ज्ञान जो उसमें से राजा को या लोगों को अच्छा लगता था, उस ज्ञान को क्या कर दिया, कहीं एक जगह संकलन कर लिया जाता उन्हें, यानी नोट डाउन कर लिया जाता था। तो उसी को फिर बाद में लास्ट में कह दिया गया ये क्या है, संगम साहित्य है। इसे संगम साहित्य के नाम से मान लिया गया। फिर एक मिनट थोड़ा रब करके देखते हैं। फिर उसके बाद में क्या था, लेकिन अब हम इंडो आर्यन जो थे पूरी तरीके से उसे हम आर्य संस्कृति नहीं मान सकते, क्योंकि उस पर जो छाप है उसमें जो शब्द वगैरह हमें दिखाई दे रहे हैं सारे शब्द वो आर्यन संस्कृति के नहीं हैं। हमें जो उनसे कुछ कल्चर साहित्य वगैरह जो लिटरेचर वगैरह मिले हैं, वैदिक ग्रंथ मिले, उसमें सारे क्या हैं, आर्यन भाषा के नहीं है, सारे आर्यन भाषा के शब्द नहीं हैं। आर्यन भाषा के शब्द नहीं है तो इस चीज़ को देखने के बाद तो हमें लगा कि भाई ये तो गलत है। अगर वो कह रहे हैं कि आर्यन संस्कृति थी और जब आर्यन संस्कृति थी उनकी अपनी एक एस्टेब्लिश भाषा थी, लेकिन जो हमें उसके कल्चर के जो साहित्य मिले हैं, जो हमें किताबें उसके मिल रही हैं, उन किताबों में क्या है, उसमें तो सारे शब्द आर्यन भाषा के नहीं, उसके अलावा भी अलग अलग भाषा के शब्द हैं। जैसे उस समय उत्तर भारत में मुंडा भाषा, जो अभी भी आप मुंडा जो है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पढ़ते होंगे, संथाल लोग हैं, ये मुंडा माने जाते हैं, मुंडा भाषा ये लोग बोलते हैं। तो मुंडा या मंडारिन भाषा इसे बोला जाता था। ये भाषाएं क्या हैं, ये भाषाएं उस समय के जो साहित्य उसमें भी देखी गई। तो ये माना जाता है कि काफ़ी बहुत सारी भाषाएं ऐसे थी, क्योंकि उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत का जो रीजन थी, यहाँ पर तो इंडो आर्यन आकर बस गए, लेकिन ये वाला जो रीजन है, छोटा नागपुर वाला रीजन, वहाँ पर विंध्यन का जो ये नीचे वाला रीजन है, यहाँ पर हिमालय का जो ये रीजन है, यहाँ तक क्या है, मुंडा जनजातियाँ पाई जाती थी। तो उनका भी इसके साहित्य पर काफ़ी असर देखा जाता है। बहुत सारे शब्द हैं जो मुंडा संस्कृति से लिए गए। जैसे कुछ शब्द का अगर हम नाम बताएं तो आपको मिलेगा, जैसे कपास शब्द जो है, कपास कुछ लोग पहले माना जाता था कि आर्यन भाषा से, लेकिन ये क्या है, कपास मुंडा भाषा से लिया गया शब्द है। कपास हो गया। नौकायन आपका हो गया, जो है नौकायन यानी कि नाव से जो यात्रा की जाती है उसे नौकायन बोल दिया जाता है। ठीक, तो ये सारी जो भाषाएं थी, नौकायन हो गया, खुदाई हो गया, जो जिसे हम लोग टीचर लोग पीटते थे पहले बच्चों को, डंडा, ये सारे शब्द क्या हो गए, ये सारे शब्द हैं हमारे इंडो आर्यन भाषा के माने जाते हैं, लेकिन ये लिए कहाँ से गए हैं, मुंडा भाषा से लिए गए हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि इंडो आर्यन संस्कृति पर मुंडा का भी काफ़ी जो है असर है। उन लोगों का के जो शब्द हैं, उस समय की चीज़ें थीं, उनका भी असर पूरे आर्यन संस्कृति पर हमें देखने को मिलता है। उनके कुछ त्यौहार,
थे, उनके रीति रिवाज, रहने सहने का ढंग, कैसे वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे, कैसे एक दूसरे से मेल व्यवहार रखते थे, वो सारी चीज़ें भी हमें उस समय की संस्कृति में देखने को मिली थी। देखने को मिली मतलब कि मैं नहीं देखा, हम लोग नहीं देखे, लेकिन जो हमें उससे स्रोत मिल रहे हैं, जिस सोर्सेज मिल रहे हैं, वो सोर्स हमें बताते हैं कि हाँ, इंडो आर्यन और मुंडा जो है एक साथ जो है पली बढ़ी थी। ये दोनों भाषाएं, दोनों संस्कृतियाँ एक साथ आगे बढ़ रही थी। इनमें ऐसा नहीं था कि हाँ कोई आर्यन अलग से आ गए थे, उसके बाद में उनका जो मुंडा यहाँ पहले थे, आर्यन से पहले ही यहाँ निवास कर रहे थे, उनका अस्तित्व पूरी तरीके से ये लोग आकर समाप्त कर दिए थे। ऐसा नहीं था, ये समाप्त नहीं हुआ था, ये उनके साथ में पैरेलल चल रहा था। और अब आर्य लोग आए तो आर्य लोगों से जब कोई बाहर से आता है, जैसे अब हम कहें कि इंडिया में ये बाहर से आए, तो बाहर से आए तो ये हमारी संस्कृति से हमसे कुछ चीज़ें सीखे, लेकिन हमें सीखने से ज़्यादा ये क्या है, हमें कुछ नई चीज़ें बता कर गई। इनसे हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, नई चीज़ें इन्होंने हमें दिया। तो नई चीज़ों में जैसे भारत का हम 4 नाम आप लोग जानते होंगे, कमेंट करिएगा कि 4 नाम कौन से हैं। तो उसमें से एक नाम हम बताते हैं आर्यावर्त। आर्यावर्त कहा गया, आर्यावर्त क्यों पड़ा, क्योंकि आर्य लोग आए थे, आर्य लोग जहाँ रहते थे उसी को नाम दे दिया गया आर्यावर्त। तो भारत का जो नामकरण हुआ वो भी, उसमें भी इनका आर्यन संस्कृति का असर दिखाई गया आर्यावर्त नाम से। वैसे आर्यावर्त कोई नाम नहीं था, इसका अभिप्राय था उत्तरी और केंद्रीय भारत से, जो हमारा ये नॉर्थ वाला रीजन था और जो सेंटर वाला रीजन था, इस भारत के पूरे क्षेत्र को, सिर्फ पूरे भारत को आर्यावर्त उस समय नहीं कहा जाता था। हम पूरे भारत को, अभी हम अगर भारत का नाम लेते हैं आर्यावर्त कहते हैं, तो इसका मतलब हम उत्तर से कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के पूरे क्षेत्र को हम मानते हैं कि हाँ ये हमारा आर्यावर्त है। लेकिन उस समय आर्यावर्त केवल नॉर्थ रीजन और जो उसका मिडिल रीजन था उसके लिए, उस जमीन के लिए, उस जमीन के टुकड़े के लिए आर्यावर्त नाम के शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाकी और इसका कहीं उल्लेख ये नहीं है कि हाँ पूरे भारत के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये रीजन है, यहाँ से लेकर इस समुद्र को भी टच करते थे, इस समुद्र को भी टच, यहाँ से लेकर ये वाला पूरा रीजन, इसमें उत्तर भारत वाला आ गया, मिडिल भारत, ये पूरे रीजन को उस समय आर्यावर्त कहा जाता था। फिर भारत को, फिर उसके बाद में दूसरा नाम पड़ा हमारा आर्यावर्त के अलावा, फिर दूसरा भारत भूमि। भारत भूमि क्या क्यों पड़ा, क्योंकि उस समय में ये माना जाता है जब महाभारत की रचना हुई थी, तो महाभारत में एक भरत कबीले की घटना का उल्लेख है। तो उस भरत कबीले की घटना से भारत नाम ले लिया गया, तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष, क्योंकि ज़्यादा उस पर जो महाभारत रचना है, हमारा महाकाव्य है, उस पर ज़्यादा प्रभाव भरत समुदाय का बहुत ज़्यादा उसमें उल्लेख किया गया, उसकी कहानियों को दिखाया गया। तो फिर दिखाया गया, ये भी बताया गया कि हाँ भारत की इस क्षेत्र की बात हो रही, तो फिर क्या हो, धीरे धीरे उस चीज़ को, नाम को अडाप्ट करके उन्होंने कह दिया कि हाँ ये भारत नाम दे दिया गया। और फिर एक नाम पड़ा है इंडस, जो है हिंदुस्तान भी भारत का नाम है। तो हिंदुस्तान नाम पड़ा क्यों, उस समय इंडिया जो ईरानी लोग थे, ईरानी लोगों को कहा जाता है इंडस, जो ईरानी लोग थे उन्हें इंडस कहा जाता था। इंडस जो है इंडो ईरानी कहा जाता है। ये आए थे तो क्या करते थे कि सिंध नदी है, ये उत्तर से आए, तो इन्हें सबसे पहले क्या मिली, सिंधु नदी मिली। लेकिन वो सिंधु को ईरान में, जैसे टंग का प्रॉब्लम है, जैसे हमारे यहाँ बुरा मत मानिएगा कि हमारे बिहार में है कि बिहार के लोग को कितना भी कहा जाए तो कपड़ा नहीं बोल पाएंगे, कपड़ा को कपड़ा बोलेंगे। हमारे हरियाणा के जो भाई हैं वो का से कबूतर अगर बोले तो का के बजाय कै से कबूतर वो बोलते हैं। हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, हम चीज़ों को फंस के बोलते हैं, उन चीज़ों को सही से शब्द क्या है फंस के आते हैं, एग्जैक्ट मतलब लाइन से नहीं आते हैं। तो हर क्या होती है, एक टंग प्रॉब्लम होती। तो वैसे ईरान लोगों में जो ईरानियन लोग थे, उनके एक टंग प्रॉब्लम उनकी क्या थी कि वो जो सा शब्द था, सा शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पाते, तो उसकी जगह पर वो हा शब्द का उच्चारण करते थे। तो अब सा से सिंधु था, सा से सिंधु, लेकिन उन्होंने सा के जहाँ पर क्या प्रयोग किया, हा, तो वो क्या हो गया, हा से हिंदू। लेकिन हम यहाँ एक बात फिर से आपको बता दें, हिंदू जो आज का हमारा धर्म है, संस्कृति है, ठीक, वो चीज़ के बारे में हिंदू नहीं था। हिंदू का सिर्फ एक ही अभिप्राय था कि हिंदू यानी कि एक क्षेत्र, हिंदू यानी कि एक क्षेत्र के बारे में हिंदू शब्द का प्रयोग है। यहाँ तक कि हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग किसी समुदाय, संस्कृति या धर्म के लिए कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सिर्फ हिंदू
का प्रयोग जो किया गया है वो एक ज़मीन के टुकड़े के लिए किया गया है, और बाकी और कहीं भी हमें हिंदू शब्द का प्रयोग किसी संप्रदाय, समुदाय या धर्म के लिए हमें प्रयोग नहीं मिलता। हाँ, हिंदू संप्रदाय जो धर्म है ये इसके लिए सनातन का शब्द का प्रयोग मिलता है। सनातन शब्द का प्रयोग कई जगह मिलता है, लेकिन कहीं भी हमें हिंदू शब्द या हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति ऐसे सारे शब्द हमें कभी भी कहीं भी मिले नहीं थे। अब इतना कुछ करने के बाद अब हम आ रहे हैं इतिहास के सही मोड़ पर कि हाँ, अब इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। तो इतिहास होता क्या है? इतिहास जैसे इसका मतलब जो चीज़ें बीत जाती हैं वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि ये हमारा पास्ट था। जैसे आज के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दौर में लोग कहते हैं कि हाँ, एक नया बनाए, पुराने वाले के बारे में अगर जानकारी हो गई तो वो कहते हैं वो क्या था, तो वो कहते हैं वो हमारा पास्ट था, अब मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ। तो वही जो पास्ट यानी जो चीज़ें बीत गई हैं उन्हीं को हम इतिहास कहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे दादा दादी, नाना नानी ये सब कहानियाँ सुनाते हैं, कहानियाँ अपने आप में एक पास्ट होती हैं। जैसे हम कोई चीज़ बताएंगे उसी चीज़ को बता सकते हैं जो चीज़ें बीत गई होंगी, हम उस चीज़ को नहीं बताएंगे जो होने वाली है, क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर दें। हाँ, कुछ लोग करते हैं, वो अलग चीज़ें हैं, वो एक तरीका है उनका अपना, लेकिन उस चीज़ों पर हम 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ें बीत गई हैं, जो कहानियाँ होती हैं, यानी कि जो बीत चुका है, जो समय निकल चुका है, उसके बारे में जितनी भी कहानियाँ, जो भी चीज़ें, कहानी हो गई, स्टोरी हो गई, हम कोई फिल्म वगैरह देखते हैं या कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें बीती चीज़ के बारे में अगर हमें बताते हैं वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी इतिहास हो गई। जो चीज़ बीत गई है, अगर मैं इस टाइम 8 बजे पढ़ा रहा हूँ तो 8 बजे के बाद में जो 8:02 होगा उस समय मैं ये कहूँगा कि हाँ, 8 बजे 2 मिनट पहले का जो समय था वो हमारा पास्ट था। यानी जो चीज़ें बीत गई हैं वो सारी चीज़ें हमारे क्या हो जाती हैं, पास्ट। लेकिन अब इंडिया के पास्ट की अगर हम इतिहास में बात करें तो इंडिया का पास्ट था, हम ये कहते हैं इंडिया का पास्ट अद्भुत था। उस समय हमारे कुछ ऐसे राजा थे जो पूरा वो जो है पूरा इंडिया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा भारत राउंड डाले थे। पूरा भारत राउंड डाले का मतलब पूरे भारत पर अकेले कब्जा। इतने बड़े भारत पर एक राजा ने कब्जा किया। तो उसमें 2-3 राजाओं का नाम हमारी याद आ रहा है हमें कि हाँ, कौन कौन थे। जैसे राजा अशोक के बारे में कहा जाता है कि राजा अशोक जो है, इनका जो है पश्चिमी समुद्र और पूर्वी समुद्र, दोनों समुद्र से इनकी सीमाएं लगती थी, और ये तो इनका रीजन था। यानी पूरे भारत को माना जाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी के तट तक इन्होंने रौंद डाला था। ये माना जाए इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में समुद्रगुप्त, अशोक का अगर कार्यकाल के बाद में अशोक का हम करते तो ये 3री शताब्दी में थे। कब थे? 3री शताब्दी में थे। 3री शताब्दी में अशोक हो गए। फिर उसके बाद 4थी शताब्दी में हमारे 4th BC में आए थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में भी जो हमें साक्ष्य मिलते हैं ये बताते हैं कि इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, पूरे भारत पर इनका शासन था। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे 7वीं शताब्दी में आ जाते हैं हमारे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी ये कहा जाता है कि इन्होंने भी पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबको राजा हर्षवर्धन को हराने के बाद, जो हर्षवर्धन इस क्षेत्र में थे उन्हें हराने के बाद इन्होंने पूरे क्षेत्र को राउंड डाला था, यानी पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो हमारा इतिहास इतना मजबूत था कि यानी ऐसे उस समय भी, आज के समय में तो हम बात कर रहे थे कि राजा अशोक के बारे में। उस समय जब आज के समय में देखा है तो पूरे भारत में अगर कह दिया जाए केवल एक केंद्रीय सत्ता यानी मोदी जी पूरे भारत को कंट्रोल करेंगे, कुछ सारी राज्य सरकारें आज से बर्खास्त की जाती हैं, तो हमें लगता है कि भारत का शासन चलाने में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक संभव ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा कल्चर शुरू से हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, उसके बाद में लगभग 3-4 हज़ार जातियाँ, उपजातियाँ ऐसा मिला के 3-4 हज़ार हैं। 500, 600 बोलियाँ, इतने अलग अलग विभिन्नताओं के लोग हैं, हर धर्म जाति को मानने वाले लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं। तो इन लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए इतनी बड़ी ज़मीन के टुकड़े के लिए किसी एक राजा को पॉसिबल नहीं था। लेकिन तब भी कुछ राजाओं ने कर दिखाया। अशोक, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, इन लोगों ने करके दिखाया था वो चीज़ें, जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि हाँ, एक केंद्रीय सत्ता पूरे भारत को कंट्रोल कर सकती है। सोच सकते हैं उस समय इनका सिस्टम कितना तगड़ा था, इनका प्रशासन का
सिस्टम पूरा ऑफिसर कैसे इनके थे, किस तरह चीज़ें मैनेज कर रहे थे, तो पूरे भारत को एक साथ ही पूरा मैनेज कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि पूरे भारत पर शासन इनका कुछ ही समय का था, बहुत ज़्यादा लंबा समय तक शासन नहीं कर पाते, ये पॉसिबल भी नहीं था। वो ना आज पॉसिबल है ना आने वाले समय में पॉसिबल हो पाएगा, कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो उस समय तो संसाधन की और भी कमी थी। फिर अब अशोक के बारे में, जैसे अब अशोक के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है। अशोक ने उस समय क्या है, बहुत सारे शिलालेख वगैरह लिखवाए। शिलालेख क्या होती है, जब कोई चट्टान का टुकड़ा, इस पर कोई चीज़ हम लिखवा देते हैं, कोई अपने आदेश खुदवा देते हैं अपने समय के बारे में, या अपनी ही कोई बड़ाई लिखवा देते हैं, क्योंकि राजा लोग अपनी बड़ाइयाँ एक दूसरे को बताना चाहते थे, वो लिखवा देते थे, अपने आदेश को खुदवा देते थे ऐसे सड़क पर, किसी भी पिलर पर। तो इन सबको हम शिलालेख कहते हैं। तो उस समय अशोक ने, ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा शिलालेख भी अशोक ने लिखवाया था, और जो सबसे पहला शिलालेख भारत में पढ़ा गया है वो भी अशोक का है। अगर अशोक भारतीय में देखा जाए तो अशोक का, नहीं तो भारत के बाहर अगर देखा तो ईरान का शिलालेख जो था, ईरानियन शिलालेख को सबसे पहले इंडियन ने पढ़ा था, और वो भी इंडिया में नहीं जाके ईरान में ही पढ़ा था। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि हाँ, भारत के किस शासक का या किस समय का अभिलेख सबसे पुराना है, तो उसमें हम राजा अशोक के अभिलेख को मानेंगे, जो उस समय उन्होंने ब्राह्मी लिपि, अगर लिपि की बात करें तो इन्होंने ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। उस समय ब्राह्मी लिपि के साथ में जो भाषा चल रही थी, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। प्राकृत भाषा ही आगे चल के हमारे बुद्धा जी भी इसका प्रयोग किए थे। तो गुप्त काल तक ये भाषा लगभग गुप्त काल तक चले, मौर्यन के, यानी अशोक का मौर्यन, उसके मौर्यन के बीतने के बाद गुप्त काल तक भी ये ब्राह्मी लिपि और ये प्राकृत भाषा हमारी चलती दिखाई दी थी। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त का हरिसेन का जो स्तंभ है, हरिसेन की प्रशस्ति है प्रयागराज वाली, उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, ऐसे हमें सारे राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं विविधता। हाँ, जैसे अलग अलग भाषा के लोग थे, हम विविधता की, अगर विविधता में देखें कि कितनी विविधता थी, तो अलग अलग हर समुदाय, इधर कुछ समुदाय इधर हैं, हिंदू हैं तो कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ जैन हैं, और इनमें हिंदू हैं तो इसमें भी छोटी छोटी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, सारी जातियों के बीच में जैसे छोटी छोटी जातियां। तो इस तरह इतनी सारी विविधता होने के बाद में भी हमारी इतनी भाषा में विविधता थी। खान पीन में कोई, अगर हम साउथ में चले जाएँ तो साउथ में इस साइड में जो है नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा मिल जाएंगे, इस साइड में नॉन वेजिटेरियन, कलकत्ता साइड में नॉन वेजिटेरियन मिल जाएंगे, यहाँ पर वेजिटेरियन मिल जाएंगे। यानी हर जगह खाने पीने में विविधता थी। त्यौहार की यहाँ पर ओणम वगैरह ये सारी चीज़ें मनाई जाती हैं, हमारे यहाँ होली दिवाली मनाई जाती है उत्तर भारत में। तो ऐसे त्यौहार में विविधता थी। इतनी सारी विविधता होने के बाद में भी इन राजाओं ने पूरे देश को एक साथ मिलाकर रखा था, तो ये काबिल तारीफ तो बात है। अब हम संस्कृति, कुछ संस्कृतियाँ हमारी हैं, जैसे आर्यन संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी। तो हम ये चीज़ पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो सबसे मेन इस वीडियो का सबसे की पॉइंट हमें लगता है यही होगा कि आज के बाद में हमें नहीं भूलेगा यहाँ कहाँ पर आर्यन संस्कृति थी, कहाँ पर द्रविड़ संस्कृति थी, उन सब चीज़ों के बारे में हमें आज पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो ये मानते हैं, इस मैप पर देखें जो हमारे ये ईरानियन आए, इंडो आर्यन आए थे, ये ईरान, ये वाला रीजन क्या है, ईरान, यहाँ थे होकर उस समय जो पाकिस्तान, ये भी इंडिया का ही हिस्सा था, यहाँ से वो आए, यहाँ से आए तो यहाँ पर उन्होंने इस क्षेत्र, ये जो पंजाब वाला क्षेत्र, यहाँ से लेके इस पूरे क्षेत्र पर बस गए। वो बेसिकली तो पहले बसे यहाँ पर थे। ठीक, सप्त सिंधु यानी 7 नदियाँ जहाँ मिलती थी, तो पंजाब वाला जो रीजन था इस वाले पूरे क्षेत्र पर बस गए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या वो आगे बढ़ते 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 चले आए। यहाँ पर उस समय मुंडा जनजाति, मुंडा समुदाय, जो छोटा नागपुर वाला रीजन है हमारे यहाँ पर, मुंडा, हमने मुंडा की बात की थी, तो संथाल जनजाति ये लोग रहते थे यहाँ पर, रहते हिमालय का जो ये रीजन है इस रीजन पर भी रहते थे। तो हिमालय के इस रीजन पर भी दिखाई देते थे वो। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ये फिर धीरे धीरे फैल कर क्या होगा, मुंडा जो समुदाय था, मुंडा समुदाय को भी इन्होंने, इंडो आर्यन ने क्या किया था, अपने में मिला लिया था। तो बाद में मुंडा भी उसी में समाहित हो गई थी। मुंडा अभी भी मुंडा समुदाय चल रहा है, जो संथाल जनजातियाँ हैं, जो परगना है, वो सारी में अभी भी मुंडा भाषा का प्रयोग हो रहा है। मुंडा संस्कृति के आपके कुछ त्यौहार, ये सारी चीज़ें, कल्चर उनके दिखाई दे देंगे। ऐसा नहीं कि हाँ पूरी तरीके से उन्होंने आर्यन संस्कृति को अडाप्ट कर दिया था। उसके बाद भी यहाँ पर जो हमारा एक विंध्य वाला रीजन है, विंध्य पहाड़ी है,
विंध्य पहाड़ी के इस दक्षिण वाला जो ये वाला रीजन है, ये हमारा द्रविड़ संस्कृति का रीजन था। कौन सी संस्कृति का? द्रविड़ संस्कृति। और द्रविड़ में भी ये वाला जो रीजन हमारा, ये इतना पार्ट देखा जाए, ये वाला पार्ट हमारा क्या था? ये वाला पार्ट था हमारा तमिल संस्कृति का। तमिल, जिसमें हमारे संगम साहित्य वगैरह मिल जाए, तमिल संस्कृति था। और ये वाला पूरा रीजन हमारा क्या था? द्रविड़ संस्कृति का रीजन था। तो अगर हम मैप पे जब चीज़ों को मैप पर देते हैं, अब हमें कोई अगर कह दे कि हाँ आर्यन कहाँ से है, तो हम तुरंत बता दिए आर्यन आएंगे तो पंजाब के सप्त सिंधु सप्त, मतलब जहाँ 7 नदियाँ हों, ठीक, यानी पंजाब वाले रीजन में आए थे। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ के वो क्या करे, पूरे उत्तर भारत में लगभग कब्जा कर लिया, मुंडा को भी अपने में मिला लिया। फिर ये विंध्यन पहाड़ी क्या थी? हमारी बाउंड्री थी। ये हमारे पड़ोसी के घर का और हमारे घर के बीच की जो दीवार है, वो वाली दीवार थी। इस दीवार के इस पार द्रविड़ संस्कृति, जो कि आर्यन के आने से पहले ही चल रही थी। द्रविड़ लोग पहले यहाँ तक भी आ गए थे। हम द्रविड़ संस्कृति यहाँ भी हमें कुछ साक्ष्य इसके मिले हैं। ऐसा नहीं कि हाँ द्रविड़ संस्कृति केवल इधर ही थी, इधर भी आई थी, उसके भी हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ज़्यादातर उसका क्षेत्र क्या था? ये वाला। और उसमें क्या था? ये वाला जो क्षेत्र था वो तमिल संस्कृति का क्षेत्र था, जिसमें हमें संगम साहित्य वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर साहित्य में हमें कौन से हो गए? एक संगम साहित्य हो गया, हमने बताया कि संगम साहित्य मिल जाते हैं। रामायण, महाभारत हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन हो गए, यानी बहुत सारी, हर संप्रदाय के, हर धर्म के हमें कुछ कुछ चीज़ें। रामायण जब स्टार्टिंग में बने थे, अभी रामायण में क्या है? 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। लेकिन इससे पहले कितने थे? इससे पहले 12,000 श्लोक थे। लेकिन जो मूल रामायण था उसमें 8,000 श्लोक थे। यानी कि धीरे धीरे क्या हो गए, रामायण अभी जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चीज़ें क्या है, बढ़ती गई। जैसे स्टार्टिंग में वाल्मीकि रामायण था, उसके बाद तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, जो अकबर के समय में थे। तो धीरे धीरे उसमें क्या हो, समय के साथ में चीज़ें और बढ़ती गई। 8,000 से 12,000, 12,000 से 24,000। वैसे महाभारत में पहले 24,000 मूलतः रामायण में देखा है, महाभारत में देखा है तो 24,000 श्लोक थे। लेकिन आज के रामायण में 1,00,000 श्लोक हैं। यानी जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया वैसे वैसे चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती गई। ये माना जाता है कि जो कृष्ण भगवान की जो गीता का उपदेश था, ये बहुत बाद में जोड़ा गया था। ये हमारे ईसा पूर्व 500 के 400 के आसपास की चीज़ें हैं। और जबकि ये महाभारत को ओरिजिनल देखा है तो ये लगभग 1000 साल के पहले की चीज़ें बाद, ये बहुत पहले का हमें वैदिक या ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक समय की चीज़ें महाभारत में देखने को मिलती हैं। लेकिन जो हमें भगवद गीता की कहानी मिलती है वो जाकर 500-400 BC के आसपास की मिलती है। यानी कि हमें लगता है कि कम से कम 1500 साल का तो अंतर था। 1500 साल तो लगी गई थी इसे संकलित करने में, पूरे रामायण को, महाभारत को संकलित करने में लग गए थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी साहित्य की हैं। साहित्य, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से एक एक चैप्टर वाइज हम पूरा पढ़ेंगे, कुछ छूटना नहीं है। फिर जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा चीज़ें और आसान होती जाएंगी। अभी स्टार्टिंग हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन पूरा विश्वास है कि आगे आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। हम भी थोड़ा कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि सीधा ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट होना एक बार दिक्कत देती है। तो हम ऑफलाइन से चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ी समस्या हमें भी हो रही है। मैं मान रहा हूँ कि हाँ, जिस तरह चीज़ें मैं ऑफलाइन में बच्चों से, क्योंकि बच्चे हमारे सामने होते हैं, यहाँ पर क्या है, केवल हमारे सामने क्या, हमारा पेन टाइप, यही सारी चीज़ें हैं, हमारे इक्विपमेंट हैं, और बच्चे तो हैं नहीं, तो उस तरह की इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। तो वो इंटरेक्शन करने के लिए धीरे धीरे जब हमें भी लगेगा कि हाँ कैमरा ही बच्चे हैं, ये चीज़ अनुभव जब होने लगेगा तो चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी। इसी तरह मैनेज करिए, वो भी दिन 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। धीरे धीरे सुधार, पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हो रहा है अब, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऑफलाइन में जो चीज़ें मैं दे रहा था उसका कॉस्ट ज़्यादा था और बच्चों को चाहिए थोड़ा कम, क्योंकि बच्चों की मैं स्थिति समझ रहा हूँ कि वो स्थिति नहीं रहती है बच्चों की। जब कोई 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहा है तो वो लेवल नहीं रह जाता कि हाँ जो शुरुआत में जिस तरह बच्चे आए थे उसी तरह रह जाएं। इसीलिए हमने प्रयास किया, चलो अच्छा कंटेंट अगर मिल जाता है तो उन्हें ऑनलाइन भी दिया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। ये तभी एजुकेटर्स का कर्तव्य होना चाहिए। चलिए, तो फिर अतीत, अगर हम कहें कि अतीत हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, अतीत क्यों हम इतिहास पढ़ते हैं, क्यों हम इतिहास को छोड़ नहीं दें। जो चीज़ें बीत गई, हम माना जाता है कि हाँ जो चीज़ें बीत गई उन्हें याद करके क्या मिलेगा, दुख।
दुख के अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो हम क्यों याद करें। ये चीज़ें हमारे गांव देहात में सब जगह कहावतें कही जाती हैं, तो हम ये भी उनसे क्यों नहीं पूछते। तो बताओ मैं हिस्ट्री क्यों पढूं, हिस्ट्री तो भी हमारा पास्ट है, तो हम पास्ट को, पुरानी चीज़ों को क्यों याद करें। मैं क्यों याद करूं कि अकबर कब आया था, कब किससे लड़ा था, कब किससे मरा था। हम क्यों याद करें, हम जहांगीर को क्यों याद करें, क्या मतलब है। क्या वो याद करने से हमें कुछ मिल जाएगा, नहीं। लेकिन तब भी हम, इतिहास हमारे लिए ज़रूर, जैसे किसी ने बहुत अच्छा शब्द कहकर गया था, जो अपने इतिहास को भूले वो भविष्य नहीं बना सकते। यानी कि जो इतिहास को, अपने पुराने समय को, अपनी जो कष्टमय चीज़ें, जैसे कहते हैं कि बच्चे, अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, वो अपने पास्ट को, अपने परिवार की स्थिति को, अपने वर्तमान स्थिति को, या जो समय बीत गया है, बहुत गरीबी थी या अमीरी थी, जो था, उस चीज़ को याद नहीं रखेगा, तो आगे जीवन में उसकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ने की जो ललक होती है, प्रेरणा होती है, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो उसे अगर मेंटेन करना है, तो हमें अतीत के बारे में जानना पड़ेगा, हमें अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम पुरानी चीज़ों से हमेशा सीखते हैं। हम ज़रूरी नहीं कि खुद जब ठोकर लगे तभी सीखें, हम दूसरे को ठोकर लगे तो हम देखकर उससे सीख सकते हैं कि हाँ, इस रास्ते पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सामने वाला चोट लग गया था, पीछे भी 2 लोग चोटिल हो गए थे, तो हम क्यों जाएं। अगर मैं सोचूं कि नहीं, मैं खुद जाऊंगा, जब तक हमें चोट नहीं लगेगी तब तक मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, तो इससे आपको नुकसान ही होगा। तो हमें हमेशा क्या है, दूसरों से भी सीखना चाहिए, हमें पुरानी चीज़ों से भी सीखना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। जब कोरोना का समय आया था, इसने बता दिया था कि हाँ, इतिहास क्यों ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि शहर में भाग जाओ, ये कर लो, वो कर लो। जब कोरोना आया था, उसने बता दिया गांव क्यों ज़रूरी है, संबंध कैसे निभाए जाते हैं, सारी चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें थी। ऐसा लग रहा था कि पिछले 40-50 साल का जो समय था, वो एक बैग वापस आ गया। अगर कोरोना को उस टाइम और रुक जाता, तो हो सकता है कि हिस्ट्री रिपीट वाली चीज़ें चलने लगती, कि हाँ, हिस्ट्री रिपीट कर रही है। तो वही स्थिति होती है, क्योंकि हमने पास्ट को भूल गया था। अभी उत्तराखंड में इतना उपद्रव हुआ है, मतलब उपद्रव मतलब क्या, बादल फट गए, इतनी बड़ी भयानक त्रासदी हुई। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि इस पर अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी के एंगल से भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन तभी पास्ट कहीं न कहीं पास्ट से हमने सीखा नहीं था, वो उसका परिणाम हमें दिखाई दिया है। तो आज का चैप्टर अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे कि अगला चैप्टर रोचक हो और रोचक हो, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। आप लोग लगे रहिए। कैसा लगा लेक्चर आप लास्ट में बताएं, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट आपका हमें उत्साह देगा, कमेंट ही देगा कि हमें आने वाले समय में और वीडियो बनाने के लिए। और भी कई सब्जेक्ट के बारे में हमने सोचा था, बहुत अच्छे कंटेंट, लेकिन जब तक आप उत्साह नहीं देंगे, आप कमेंट करके उत्साह नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अभी जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, या जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, या जिस तरह हमारी पीपीटी या जो सारी चीज़ें हैं, वो उस लेवल की नहीं है जो बाकी लोग दे रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश, हम प्रयास करेंगे कि और इसे इम्प्रूव करने के लिए हम हमेशा दिन प्रतिदिन लगेंगे। ये हमारे लिए अभी चीज़ें नई हैं, हाँ नई है, लेकिन मैं सुधार करूँगा, इस चीज़ का मेरा वादा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा लेक्चर। धन्यवाद। जय हिंद।